हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम फील्ड्स फ्रॉम ऑसिलेटिंग डाइपोल पढ़ने जा रहे हैं। दो नई सी डेफिनेशंस, फार फील्ड्स और नियर फील्ड्स भी यहाँ पर आएगी। बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, बट आई एम श्योर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रिस फार्मूला और सिग्नल टू नॉइस रेशो, जहाँ पर लॉसेस के बारे में कैसे निकालते हैं फ्रिस फार्मूला के थ्रू, और पैरामीटर सिग्नल टू नॉइस रेशो आपने जाना। अब हम फील्ड्स फ्रॉम ऑसिलेटिंग डाइपोल, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पूरा होने वाला है कि किस तरीके से एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं और ट्रैवल करती हैं फ्री स्पेस में। ये सारा जितना भी हमारा यूनिट है सब एक ही साथ कंक्लूड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद दिला दूं। मैंने आपको शुरुआत में ही कंसेप्ट्स बताए थे। वो ये बताए थे कि एक स्टैटिक चार्ज है तो वो रेडिएट नहीं करता। साथ ही साथ मैंने बताया अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड पर चलेगा तो भी रेडिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर टाइम चेंजिंग करंट होना चाहिए, टाइम चेंजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट मींस एक्सेलरेशन। ओके। और ये भी बताया था कि अगर कोई बैंड होगा तब भी रेडिएशंस होंगी, और अगर वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर चलेगा जहाँ एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दोनों ही चीज़ है, टाइम चेंजिंग करंट वहाँ पर है, तो वो रेडिएट करेगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, वो भी यहाँ पर काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या क्या चीज़ लिखनी होगी, यही सारी बातें लिखनी होगी कि हम जानते हैं कि स्टेशनरी चार्ज है वो रेडिएट नहीं करता है। जब चार्ज एक्सेलरेट होगा वो रेडिएट करेगा। फर्दर अगर वो टू एंड फ्रो मोशन में चलेगा उस केस में भी वो रेडिएट करेगा। फर्दर चार्ज रिजर्विंग डायरेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टर आल्सो रेडिएट्स, जिस तरीके से हम अपने एंटीना में रखते हैं। ये सारी वो बेसिक सी बातें इंक्लूडिंग दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन वेयर आई डॉट इज द टाइम चेंजिंग करंट, एक्सेलरेशन, लेंथ ऑफ द एलिमेंट और टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सारी बातें आप लिखें और उसके बाद आप स्लोली इलस्ट्रेट करें। सो लेट अस कंसीडर कि एक टू एंड फ्रो मोशन विद इन अ कंडक्टर। कंसीडर करते हैं एक अपना डाइपोल एंटीना जिसके अंदर ये चार्ज हार्मोनिक मोशन के अंदर फ्लो कर रहा है, जिसकी लेंथ L0 है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एट टाइम t = 0। ये चार्ज मेरा पॉजिटिव यहाँ है, डाइपोल एंटीना की बात कर रहे हैं, तो दूसरा मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। उसके करस्पॉन्डिंगली फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखा सकते हैं, फ्लक्स लाइंस कहें, फील्ड लाइंस कहें, इस तरीके से हम दिखाते ही आए हैं। इस समय पर t = 0 कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बट यहाँ पर v होगा, क्योंकि अब ये तुरंत ही क्या करने वाला है, मूव करने वाला है दूसरी डायरेक्शन के अंदर एज सून एज द पोलैरिटी ऑफ द जनरेटर इज चेंज, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था। अब टाइम ले चलते हैं 1/8 पीरियड। यहाँ देखिए ये कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, केवल 1/8, फिर करेंगे 1/4, फिर करेंगे 1/2, दैट मींस टाइम इज रिड्यूसिंग। तो ये जो शॉर्ट टाइम है, इस टाइम पीरियड को हम बढ़ाते जा रहे हैं एक तरीके से, या फिर कहें पीरियड का टाइम कम कर रहे हैं। आप जैसे भी इसको समझते चलिए। तो t = t1 इस तरह भी मानकर चल सकते हैं। अब t1 टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये जो पोल्स हैं हमारे वो और क्लोज आएंगे, जिनकी वजह से ये जो फील्ड लाइन है अपनी शेप को चेंज करेगी। फर्दर यहाँ पर हमारा i की वैल्यू कुछ होगी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टाइम जिसमें हमने कहा t = 1/4 ऑफ द पीरियड, दैट मींस t = 1/4 ऑफ t। अब ये चार्ज मेरे पास में आ गए हैं, एक कुछ इस तरीके से इनके बीच में एक रेडिएशन पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अब फाइनली क्या होगा, अब ये चार्ज एक दूसरे को रिवर्स करेंगे, दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव की जगह और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह। तो यहाँ पर उसी चीज को दिखाया गया है कि चार्ज ये पास में आए और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को इन्होंने रिवर्स कर लिया, और जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये जो रेडिएशन पैटर्न हमारी बनी थी वो रिवर्स होने लगेगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे ही रिवर्स हो जाएंगे, ये जो हमारा पहले वेव बनी थी पिछली बार तक जो क्रॉस हो गई थी, वो वहाँ से डिटैच हो जाएगी और नई वेव फॉर्म होने लगेगी। ठीक इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा टाइम टू टाइम, और फर्दर वेव्स यहाँ पर निकलनी शुरू हो जाएगी। t = 1/2t, दैट मींस हाफ ऑफ द साइकिल। आप देखें कि एक जनरेटर की इस हाफ साइकिल में क्या क्या चीजें हो गई कि एक वेव निकलकर बाहर चली गई और एक हाफ यहाँ से निकलकर आ गई। तो अगर फुल वेव की बात करें तो यहाँ से करीब करीब ऐसे दो वेव फ्रंट निकलकर बाहर चले जाएंगे, जिस वजह से कुछ जो फील्ड पैटर्न है ऐसा दिखाई देगा। काफी एक्साइटेड होंगे इस पैटर्न को देखने में। ऑब्वियसली ये हमें नोटबुक्स में नहीं लिखना है, ये आपके बताने के लिए, और एग्जाम बुक में भी नहीं लिखना है, बट ठीक इसी तरीके से ये डाइपोल एंटीना अपने पोज को चेंज करेगा और फील्ड को इवॉल्व करता चला जाएगा, और इसी तरीके से हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा किस तरीके से हमारे रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं बिकॉज ऑफ द एंटीना, रेडिएशंस, डाइपोल, चेंजिंग ऑफ पोल्स, टाइम चेंजिंग करंट, वेलोसिटी एंड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर नाउ। अब इस रेडिएशन पैटर्न के अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे जो फील्ड इस पर्टिकुलर एंटीना के सर्कमफ्रेंस में होगी, इसका कोई भी नाम नहीं दिया। इसके बाद एक पर्टिकुलर रीजन में, जब रीजन को लिया हमने फ्रॉनहोफर कंडीशन से, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं नियर फील्ड, और जो इस फ्रॉनहोफर कंडीशन से बाहर होंगी उसको हम बोलते हैं फार फील्ड्स। तो ये हमारी फार फील्ड कहलाएंगी, और ये इंटरनल हमारा एंटीना रीजन, और रेडियस इसका कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि कहां से कहां तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, बट यहाँ पर फ्रॉनहोफर कंडीशन भी सामने आएगी, उससे ज्यादा दूर हम नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक मोशन ऑफ द डाइपोल एंटीना हमारी रेडिएशंस होती हैं और सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। इन फील्ड्स को हमने देखा, अलग अलग फील्ड का नाम दिया, जिसको हमने नियर फील्ड और फार फील्ड दिया, और इसका कंपैरिजन हमने फ्रॉनहोफर कंडीशन से लिया, जो हमें दो जोन्स के अंदर फील्ड को बांटता है। हमने क्लियर कर लिया फ्रिस फार्मूला, ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब दो टॉपिक हमारे बचे हैं जिसको खत्म करके हम इस यूनिट को एंड करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए।